हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों आज है 9 तारीख और 9 तारीख को आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021 वाले बच्चों का जो है एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम दोस्तों 2 दिन होना है, जो कि 9 तारीख और 10 तारीख। इन 2 दिन पे दोस्तों जो एग्ज़ाम होना है, और इसीलिए दोस्तों जो आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों जो आपके 4 से 5 नंबर है दोस्तों इस वीडियो के जरिए जो है फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आरबीआई से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता होंगे, और आपने किसी भी वीडियो में दोस्तों इतने फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं देखे होंगे। दोस्तों मेनली आपके 12th क्लास का जो आरबीआई का फुल चैप्टर था दोस्तों, उसको जो है इसमें शॉर्ट में बताया गया है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका ये टाइम वेस्ट हो गया। वीडियो में दोस्तों बहुत शॉर्ट में बनाऊंगा और शॉर्ट में इतनी नॉलेज दूंगा कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों उसमें आपके 4 से 5 नंबर जो है फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो इससे पहले का पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें दोस्तों मैंने आरबीआई के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। दोस्तों उसमें मैंने ये भी बताया था कि आरबीआई के पास 4 फुल्ली सब्सिडरी ओन्ड कंपनी है, यानी उसकी 4 पूर्ण सहायक कंपनी है जिसमें सारा पैसा आरबीआई का ही लगा हुआ है। कौन कौन सी 4 कंपनी है दोस्तों? पहली है DICGC, दूसरी है दोस्तों BRBNMPL, ठीक है दोस्तों, और तीसरी है रैबिट, चौथी है इफ्तास। दोस्तों इसमें जो रैबिट है, रैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि रैबिट जो है किसकी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो जो रैबिट है वो आरबीआई की कंपनी है। रैबिट की फुल फॉर्म होगी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, रैबिट का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 दोस्तों ज़रूर देखना, वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि आरबीआई के गवर्नर से स्टार्ट हो रही है कि दोस्तों जो आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर हैं वो कौन कौन से गवर्नर हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला गवर्नर दोस्तों हम सब जानते हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ था 1935 से 1937 के बीच। दोस्तों 1935 से 1937 के बीच तक सर ऑसबॉर्न स्मिथ रहे थे आरबीआई के गवर्नर। उसके बाद दोस्तों आरबीआई के दूसरे गवर्नर आए जो कि सर जेम्स टेलर थे, और ये 1937 से 1943 के बीच तक रहे थे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों कोलकाता का जो मुख्यालय था वो स्थापित मुंबई में किया गया, यानी दोस्तों मुंबई में जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का वो स्थापित हुआ था 1937 से 1943 के बीच में, जो कि सर जेम्स टेलर के शासनकाल में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा दोस्तों याद रखना है आपको सीडी देशमुख। दोस्तों सीडी देशमुख का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1943 से 1949 के बीच में है, जो कि पहले इंडियन थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे, क्योंकि इनका शासनकाल 1943 से 1949 के बीच में था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको 15वें गवर्नर याद रखने हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 के बीच तक भारत में आरबीआई के गवर्नर रहे थे, और ये दोस्तों आगे जाके भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। उसके बाद दोस्तों आरबीआई के 23वें गवर्नर बने थे रघुराम राजन। रघुराम राजन दोस्तों 2013 से 2016 के बीच में रहे। 24वें गवर्नर उर्जित पटेल रहे, जो कि 2016 से 2018 तक रहे। उसके बाद दोस्तों जो अभी शक्तिकांता दास है दोस्तों, ये जो है 2018 में नियुक्त किए थे, और ये अभी तक चल रहे हैं, और आगे कितने समय तक रहेंगे ये दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं कि कौन कौन से जो है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं। तो पहला है बीपी कानून को। दोस्तों बीपी कानून को आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं, है ना। एक होता है दोस्तों गवर्नर, और उसके बाद आता है डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है दोस्तों, तो एक गवर्नर शक्तिकांता दास, और ये उसके जो छोटे गवर्नर यानी सब गवर्नर कह सकते हैं आप नॉर्मल उसके लिए, उनसे छोटे गवर्नर दोस्तों 4 हैं, जो कि पहला है वीपी कानून को, दूसरा है एमके जैन, तीसरा है माइकल डी पात्रा जो कि 2020 में नियुक्त किए गए। उसके बाद राजेश्वर राव दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, 2020 में नियुक्त किए गए। ये दो दोस्तों 2020 में नियुक्त किए गए थे, और ये 2019 में दोस्तों विरल आचार्य जो थे आरबीआई के गवर्नर थे, इन्होंने रिजाइन किया था, तब जाके माइकल डी पात्रा अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद दोस्तों एनएस विश्वनाथन ने रिजाइन किया था, तब जाके जो है 2020 में राजेश्वर राव नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो दोस्तों मैं बहुत फास्ट वे में करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों उसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी से रिलेटेड जानकारी के लिए। और अगर आरबीआई अटेंडेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने हो तो दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजें।
ताकि हम और बच्चों को ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्तों जो है नाम इस बड़े प्लेटफॉर्म से लिया जाएगा और आपकी फ़ोटो जो है दोस्तों, आपकी फ़ोटो भी इसमें दिखाई जाएगी। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है दोस्तों वो ये वाला है। आप दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर अपना जो है क्वेश्चन भेजें कि आपके क्या क्या क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमें फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ना है। फंक्शन ऑफ आरबीआई में दोस्तों जो है पहला है, आरबीआई दोस्तों जो है सेंट्रल और अपेक्स बैंक है, यानी केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक है जो है भारत का। ठीक है दोस्तों, जैसे ये भारत का है तो हर देश में अपना एक सबसे बड़ा बैंक होता है जो कि सबसे ऊंचा होता है। तो दोस्तों इंडिया का तो आरबीआई है, पाकिस्तान का दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि बहुत बड़ा बैंक यानी सर्वोच्च बैंक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद श्रीलंका का जो सर्वोच्च बैंक है दोस्तों या अपेक्स बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है। बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश बैंक है। उसके बाद दोस्तों मैं इसके अगले की बात करूँ, नेपाल की बात करूं दोस्तों तो नेपाल राष्ट्र बैंक जो है दोस्तों वो इसका सर्वोच्च बैंक होगा। अमेरिका का तो दोस्तों सबको याद होगा, फेडरल रिजर्व जो है दोस्तों वो अमेरिका का है। उसके बाद दोस्तों ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड कहलाएगा। घाना का यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसको बैंक ऑफ घाना कहते हैं। इसको बैंक ऑफ घाना इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसको 2020 में बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड मिला था। ठीक है दोस्तों, 2020 में बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड मिला था बैंक ऑफ घाना का। और एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों चाइना का है जो कि पीपल बैंक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसका अगला कार्य होता है रेगुलेट टू फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली का संचालन करना। दोस्तों जितने भी फाइनेंशियल काम होते हैं या फाइनेंशियल सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों वो सारे जो है आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट जो काम है वो है न्यू बैंक लाइसेंस प्रोवाइड। दोस्तों नए बैंक को जो है लाइसेंस प्रोवाइड कराना जो है आरबीआई का ही काम है। उसके बाद इशू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी एंड मनी, दोस्तों जारी करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है आरबीआई का है। यहाँ पे दोस्तों भारत सरकार का काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं होता। ठीक है, वो आरबीआई का काम होता है। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, जो महंगाई है और मनी की जो सप्लाई है उस पर जो है दोस्तों ये जो है कंट्रोल करता है कि महंगाई ना बढ़े, और जो मनी की सप्लाई कम ज़्यादा हो जाती है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद दोस्तों ये मॉनिटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति बनाता है। मौद्रिक नीति बनाता है दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है तो राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाती है, और मॉनिटरी पॉलिसी दोस्तों जो है आरबीआई बनाता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रेगुलेट टू मनी मार्केट, दोस्तों मुद्रा बाजार को दोस्तों रेगुलेट करना जो है आरबीआई का काम है, उसको संचालन करना। दोस्तों ये बैंकों का बैंक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो सर्वोच्च बैंक है आरबीआई है, इसको दोस्तों सरकार का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है इसको। और दोस्तों ये जो है मनी फॉरेन रिजर्व, दोस्तों जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं उनका प्रबंधन करता है कि विदेशों की जो मनी है भारत में कम ना पड़े, उसका भी प्रबंधन करता है आरबीआई। उसके बाद दोस्तों ये अंतिम ऋणदाता है, इसके बाद कोई भी ऋण नहीं दे सकता। जैसे एक व्यक्ति है वह जाके बैंक से लोन लेगा और बैंक जो है दोस्तों आरबीआई से जाके लोन लेगा। ठीक है, वैसे ही जो गवर्नमेंट है वह भी आरबीआई से लोन लेगी। इसके बाद दोस्तों कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनको ऋण दे सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो आरबीआई कुछ चीज़ें जारी करता है जो कि हम सब जानते हैं। जितनी भी करेंसी इशू होती है दोस्तों वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों ऑल करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय आरबीआई, जितनी भी करेंसी है दोस्तों वो आरबीआई के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके बाद दोस्तों जो ऑल कॉइन्स है दोस्तों वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा सिक्का जो है दोस्तों 1000 तक का हो सकता है, यानी सबसे बड़ा सिक्का 1000 तक का हो सकता है, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा नोट है दोस्तों वो भारत का सबसे बड़ा नोट 10,000 तक का हो सकता है, जो कि पहले के टाइम में चलता था। फिर डिमोनिटाइजेशन हुआ तो वो 10,000 का नोट बंद हुआ, फिर दोबारा डिमोनिटाइजेशन हुआ तो 5,000 का नोट जो चलता था वो भी बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ऑल कॉइन्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक का नोट जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और इस पे दोस्तों जो साइन होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपये के नोट पे, यानी जो वित्तीय सचिव होता है उसका साइन होता है 1 रुपये के नोट पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सभी सिक्के जो हैं दोस्तों वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो 1 रुपये का नोट है वो भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और उस पर जो है वित्तीय सचिव का जो है
सिग्नेचर होता है। उसके बाद दोस्तों 2 रुपये और उससे बड़े के जितने भी नोट होते हैं, 2 रुपये से बड़े जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और उस पर साइन दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों कुछ डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो पहली डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण हुआ था यानी नोटबंदी हुई थी वो 1946 में हुई थी, जिसमें 10,000 और 5,000 के जो नोट हैं दोस्तों वो बैन कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, बाद में फिर 5,000 के नोट दोबारा से जो है जारी किए गए थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है पहली डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी 1946 में हुई थी, है ना दोस्तों, और इसमें 10,000 का नोट जो है बैन किया गया था। उसके बाद दोस्तों दूसरी डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण 1978 में हुआ, जो कि 5,000 का नोट दोस्तों जो है बंद कर दिया गया उसमें मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। थर्ड डिमोनेटाइजेशन दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी, जिसमें 1,000 रुपये के नोट बैन कर दिए गए, उनको बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इनको बंद करने के बाद 2,000 रुपये के नोट जो हैं चालू किए गए। उसके बाद दोस्तों आपको आरबीआई से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं। दोस्तों जो कॉइन्स है वो कहाँ बनाए जाते हैं, कॉइन्स मिंटेड प्रेस। दोस्तों जो सिक्के बनाने की प्रेस है वो कहाँ कहाँ है, पहली दोस्तों आपकी कोलकाता में है, दूसरी मुंबई में है, तीसरी हैदराबाद में है और चौथी दोस्तों नोएडा में है। यानी इन 4 जगह पे जो है सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी प्रेस लगी हुई है, सिक्के बनाने का कारखाना है। उसके बाद दोस्तों नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे है, पहली तो दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में है, दूसरी देवास मध्य प्रदेश में पड़ती है, तीसरी मैसूर में पड़ती है और दोस्तों जो चौथी है वो सलबोनी वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इन 4 शहरों में दोस्तों नोट प्रिंटिंग प्रेस है और इन 4 शहरों में दोस्तों जो है सिक्के बनाने के कारखाने हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर बात करें भारतीय मुद्रा का जो पेपर है वो कहाँ से लिया जाता है, तो जो होशंगाबाद दोस्तों मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, होशंगाबाद में से दोस्तों इसका भारतीय मुद्रा बनाने का जो पेपर है वो आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी मिल जो है दोस्तों वो हैदराबाद में जो इसको सुरक्षा प्रदान कराने के लिए बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जो है इसकी सिक्योरिटी मिल है और या रखे जाते हैं आरबीआई के पैसे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानने हैं, जैसे कागज़ का नोट सबसे पहले शुरू किया था चीन ने, जो कि 7वीं शताब्दी में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लास्टिक का नोट सबसे पहले शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया में 1988 में। उसके बाद दोस्तों भारत सरकार द्वारा पहला नोट 1977 में जारी किया गया था। उसके बाद दोस्तों आरबीआई द्वारा पहला नोट 1938 में जो है जारी किया गया था। भारतीय मुद्रा की दशमलव पद्धति दोस्तों 1957 तक चली थी, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। दशमलव पद्धति दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाली जो थी वो चली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों गांधी सीरीज़ के जो नोट थे दोस्तों वो 1996 से जो है आने लगे थे। इससे पहले दोस्तों अशोक के स्तंभ लगे होते थे। हम लोग जानते हैं दोस्तों जो गांधी सीरीज़ यानी जब नोटों पे गांधी जी की फ़ोटो लगी आई वो 1996 का समय था और उससे पहले अशोक का स्तंभ लगा होता था। दोस्तों रुपये का चिन्ह दिया था डी उदय कुमार ने, जो कि 2010 में दिया था, जो कि हिंदी, देवनागरी और लैटिन भाषा का जो है शब्द है। रुपये का चिन्ह दोस्तों ऐसा शब्द है जो कि हिंदी को दर्शाता है और लैटिन भाषा को दर्शाता है। 2010 में दिया था डी उदय कुमार ने। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक नोट पर जो है कितनी भाषाएं हो सकती हैं, दोस्तों एक नोट पे जो है टोटल 17 भाषाएं होती है, जो कि 15 + 2 होती है। ठीक है दोस्तों, जो टोटल 17 भाषाएं जो है एक नोट पर होती हैं। उसके बाद दोस्तों करेंसी जारी करने के लिए आरबीआई 200 करोड़ का न्यूनतम आरक्षित प्रणाली रखता है, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आरबीआई 200 करोड़ की करेंसी जारी करेगा तो उसको 200 करोड़ का जो है न्यूनतम आरक्षित रिजर्व रखना पड़ेगा या कोई सिक्योरिटी अपने पास रखनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों उसको 115 करोड़ रुपए का गोल्ड अपने पास रखना पड़ेगा, तब जाके वो है 200 करोड़ की जो है संपत्ति या नोट जो है छापेगा और बाकी के जो इसमें से बचे 85 करोड़ उसमें दोस्तों वो कोई अलग सिक्योरिटी या कागज रख सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से ये ज़रूर याद रखना है टाइप ऑफ मनी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों पहली जो होती है वो सॉइल्ड मनी होती है, जो कि डर्टी या गंदी मनी होती है, मतलब जो गंदी हो जाती है मिट्टी वगैरह में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद म्यूटिलेटेड मनी होती है दोस्तों, जो कि टॉर्न, जिसको टॉर्न मनी कहते हैं, जो कटा फटा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो फ्रॉक्ड मनी है, फ्रॉक्ड मनी दोस्तों यानी फेक या नकली मनी कहते हैं उसको। उसके बाद दोस्तों प्लास्टिक मनी जो है कार्ड वाली मनी होती है, तो सब जानते हैं। उसके बाद दोस्तों सॉफ्ट मनी जिसकी कम मांग है। डियर मनी का मतलब है दोस्तों अधिक ब्याज पर जो मनी दी जाती है उसको डियर मनी कहते हैं। चीप मनी जो कि कम ब्याज पर दी जाती है।
हॉट मनी दोस्तों जो विदेशी निवेश होता है उसको हॉट मनी कहते हैं। नियर मनी दोस्तों नगद के समान जो होती है, जैसे बैंक, गोल्ड, शेयर, ये सब जो है नियर मनी में आते हैं, जिनको आसानी से जो है मनी में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रिप्टो मनी और बिटकॉइन, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और वर्चुअल होती है, यानी आभासी करेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेकंड लास्ट है टोकन मनी, जिसको कॉइन्स कहते हैं। इसकी दोस्तों जो फेस वैल्यू है वो इसके इंटरनल वैल्यू से बड़ी होती है। फेस वैल्यू यानी जो उस पर रुपए अंकित हैं, और इंटरनल वैल्यू जितना दोस्तों उसमें पदार्थ लगा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी होती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो है फेट मनी है दोस्तों, ये जो है नो इंटरनल वैल्यू दोस्तों, फेट मनी की कोई भी इंटरनल वैल्यू नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आरबीआई का जो 12th क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और जो आपका एग्ज़ाम है आज की तारीख में। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देख कर जाना, आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हैं तो दोस्तों ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि 4 से 5 नंबर दोस्तों ये वीडियो में जो है आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, आप चाहें कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है आपका नाम आपका दिखाया जाए वीडियो में और आपकी फ़ोटो जो है दिखाई जाए, तो दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़िए और हमें जो है अपने एग्ज़ाम के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो हमें भेजिए। आने वाले जो और एग्ज़ाम में हैं, जिनमें बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको थोड़ा आइडिया हो सके कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।